गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स वो अमाइड होते हैं जो बनते हैं किससे? अमीनो एसिड्स के कंडेंसेशन से। यानी कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे वाले अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप जब मिलके कंडेंस होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और जो हमारा मॉलिक्यूल बनता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड्स। जैसा कि एग्जांपल में दे रखा है कि एक हमने दो अमीनो एसिड यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका उससे जाएगा हमारा OH, जो सेकंड वाला अमीनो एसिड उससे जाएगा हमारा H, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और हमारा फॉर्मेशन होगा पेप्टाइड का। तो जो C+O NH, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और इसको हम पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारा R ग्रुप और R' ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा अमीनो एसिड से हम डाईपेप्टाइड या फिर ट्राईपेप्टाइड हम अपना बना रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज ए डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एट्सेट्रा। ये डिपेंड करेगा कि हम कितने अमीनो एसिड को कंबाइन कर रहे हैं पेप्टाइड बनाने के लिए। अगर दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड के टू फॉर्म तो बनता है हमारा डाईपेप्टाइड। तीन मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो बनेगा ट्राईपेप्टाइड। चार मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो बनेगा टेट्रापेप्टाइड। और बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन मिल के बनाएंगे हमारा पॉलीपेप्टाइड। अब देखते हैं इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है हमारे पेप्टाइड्स का। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल से समझाया हुआ है कि हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका? ग्लाइसिन और एलानिन। जब ग्लाइसिन और एलानिन मिक्स होंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। उस टाइम पे जो हमारा पेप्टाइड बना है, अब इस पेप्टाइड में एक N टर्मिनल एंड फ्री है और दूसरे वाले अमीनो एसिड का C टर्मिनल एंड फ्री है। तो जिसका C टर्मिनल एंड फ्री होगा, यानी कि हम इसको सीक्वेंस से इसका नाम लिखते हैं। तो पहले कौन सा था हमारा? ग्लाइसिन, तो पहले लिखा गया ग्लाइसाइल। उसके बाद दूसरा कौन सा था? एलानिन, तो दूसरा क्या नाम लिखा हमने? एलानिन। अब चेंज इसमें क्या आता है कि जिसका N टर्मिनल एंड फ्री होता है उसका सफिक्स हम आइन हटा के INE, जो सफिक्स ओरिजिनली होना चाहिए था वो हटा के हम उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे? YL से। लेकिन जो हम जिसका C टर्मिनल एंड फ्री होता है उसका हम सफिक्स एज इट इज़ रखते हैं INE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? ग्लाइसाइल एलानीन। और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे हम? GLY-ALA। इसका नाम से ही क्लियर है कि जो हमारा ग्लाई लिखा हुआ है इसका N टर्मिनल एंड फ्री है, और जो बाकी एला लिखा हुआ है उसका हमारा C टर्मिनल एंड फ्री है। यानी कि ग्लाइसिन का C टर्मिनल एंड एलानिन का N टर्मिनल आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं यहाँ पे? हमारी पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। अगर हम दो से ज़्यादा अमीनो एसिड मतलब कंबाइन करेंगे तब नेमिंग कैसे करेंगे? तो उस केस में जिसका C टर्मिनल एंड फ्री होता है उसका आइन एज इट इज़ रखते हैं, और बाकी सब में हम आइन हटा के INE सफिक्स हटा के हम क्या लगा देते हैं? YL। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे एलानाइल, यानी कि पहला अमीनो एसिड किससे आया है? हमारा एलानिन से। सेकंड ग्लाइसिन से आया तो ग्लाइसाइल, और थर्ड हमारा फिनाइल एलानिन। तो हमने पहले दो का आइन हटाया, वहाँ पे YL लगाया, और लास्ट वाले का हम आइन एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की। तो जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं उनकी ज्योमेट्री कैसे काम करती है, मतलब तो यहाँ पे होता है हमारा NH बॉन्ड होती है बेसिकली। तो इसमें क्या रहता है कि जो हमारा NH के चारों तरफ जो बॉन्ड एंगल होते हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखे हैं 123, 123, 114। ठीक है। और जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है जो कि sp2 कार्बन होता है, तो इसमें क्या रहता है? बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 121 एक है, 125 है और 114 है, यानी कि ऑलमोस्ट सब 120 के आसपास ही है। ठीक है। तो जो हमारी एंटायर जो पेप्टाइड लिंकेज होती है वो फ्लैट होती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कार्बन कार्बन है उससे नेक्स्ट जो हमारा NH है ये, और उससे दो जो अटैच्ड कार्बन है, एक तो कार्बन कार्बन से अटैच्ड है और दूसरा हमारा NH से अटैच्ड है, ये चारों के चारों एटम सेम प्लेन में लाई करते हैं। यानी कि जिससे क्या हो जाएगा? हमारी जो हमारा पेप्टाइड लिंकेज हो जाएगी वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? एक ही प्लेन में हो जाएगी, वो फ्लैट हो जाएगी। ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो नॉर्मल कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, वो होता है सिंगल बॉन्ड का 147 पिकोमीटर। लेकिन पेप्टाइड्स में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस कितना है हमारा? 132 पिकोमीटर, यानी कि
जो जितना ओरिजिनल होना चाहिए था उससे ये काफ़ी कम है। इसका मतलब क्या है कि हमारा CN बॉन्ड में यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर किससे आएगा, वो आएगा हमारे रेजोनेंस से। तो जो कार्बन जो नाइट्रोजन पे हमारा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पुश करेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बन जाएगी। तो इससे क्या हो गया कि हमारा कार्बन और नाइट्रोजन में क्या आ गया, हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और ये दोनों फिर किस में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। और जो इनसे अटैच्ड दो कार्बन है, दो अल्फा कार्बन है जो इनसे अटैच्ड हैं, वो दोनों भी फिर क्या हो जाएंगे हमारे सेम प्लेन में। तो यानी कि चारों एटम सेम प्लेन में हो गए। तो हमारी पेप्टाइड क्या लिंकेज क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, विद इन ना प्लेन आ जाएगी सारी की सारी। अब यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये इनके अराउंड इनकी जो अगर सिंगल बॉन्ड होती तो ये इजीली रोटेट कर सकते और आपको डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन मिल जाते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसकी वजह से क्या होगा, इनमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के साथ क्या होगा, हमारी रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी। रोटेशन क्या हो जाएगी, हिंडर्ड हो जाएगी। अब रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। यानी कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं यहाँ पे आर ग्रुप के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो एक बार आपका फॉर्मेशन होगा ट्रांस का, जिसमें आर ग्रुप दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी हैं, यानी कि वो ट्रांस हैं। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों आर ग्रुप सेम साइड पे भी हो सकते हैं। तो ये क्या, इससे क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। जैसा कि सिस में क्या हो जाएगा, फिर हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जिसकी वजह से सिस फॉर्म कम स्टेबल होगी और ट्रांस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। और ये सिस और ट्रांस किसके मतलब रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं हम, ये हम आर ग्रुप के और आर डैश ग्रुप के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इनकी, जो हमारे अल्फ़ा कार्बन पे होते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ की, जिसमें इसका मेंशन कर रखा है रामाचंद्रन एंगल्स। तो ये क्या होते हैं, ये इसमें और डिनोट किससे करते हैं हम, एक को शाई से डिनोट करते हैं और दूसरे को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली रामाचंद्रन एंगल कुछ नहीं होते, जो यहाँ पे आपकी पेप्टाइड लिंकेज है CONH जो लिंकेज है, उससे जो नेक्स्ट अल्फ़ा कार्बन होता है, उससे नेक्स्ट जो अल्फ़ा कार्बन होता है उसके पास से आपकी फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। यानी कि आपका जो जैसा कि डायग्राम में शो कर रखा है, इसमें नाइट्रोजन और जो CH अल्फ़ा कार्बन है, ये वाली बॉन्ड रोटेट कर सकती है। और आपका जो CH है अल्फ़ा कार्बन वाला CH और C डबल बॉन्ड O है, ये वाली सिंगल बॉन्ड भी क्या कर सकती है, कन्फर्मेशन शो कर सकती है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। तो ये एंगल किस लिए यूज़ होते हैं, ये हमारे कन्फर्मेशन प्रोटीन के कन्फर्मेशन को, पॉलीपेप्टाइड चेन के कन्फर्मेशन को बताने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारा कि कौन सा एंगल कितना है। तो हमारा फाई और शाई से हम इनकी कन्फर्मेशन बता सकते हैं हमारी प्रोटीन मॉलिक्यूल में और पॉलीपेप्टाइड चेन में। इन एंगल्स को मतलब फर्स्ट टाइम एंगल्स दिए थे हम एक फिजिसिस्ट ने, जिसका नाम था रामाचंद्रन। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, रामाचंद्रन एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। इनके अराउंड आपकी फ्री रोटेशन पॉसिबल है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस की। लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने मतलब प्रिपेयर करना है एक डाईपेप्टाइड जिसका नाम है ग्लाइसाइल एलानिन। यानी कि उसमें इसका N टर्मिनल फ्री किसका होगा, ग्लाइसिन का, C टर्मिनल फ्री किसका होगा, एलानिन का। तो हमने मिक्स कर दिया किसको, ग्लाइसिन को और एलानिन को एक सूटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा साइड प्रोडक्ट वाटर निकलता है उसको वो साथ साथ रिमूव करता रहेगा। ठीक है। तो हमने मिक्स किया किसको, ग्लाइसिन को और एलानिन को, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब इसमें क्या होगा कि अब आपको 4 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ग्लाइसिन ग्लाइसिन के साथ कंबाइन होकर बना सकता है ग्लाइग्लाई, एलानिन एलानिन के साथ कंबाइन होकर बना सकता है एक प्रोडक्ट, एक ग्लाइसिन का N फ्री और का एलानिन का C फ्री, और दूसरे वाले केस में एलानिन का N फ्री और ग्लाइसिन का C टर्मिनल एंड फ्री। यानी कि टोटल 4 प्रोडक्ट आपको मतलब इसमें पॉसिबल हैं जो कि बन सकते हैं और बनते भी हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब हमें चाहिए क्या था, ग्लाइसिसाइल एलानिन, लेकिन इसके साथ साथ हमें 3 प्रोडक्ट और मिल रहे हैं। तो जिसकी आपने, तो इसमें सीधी सी बात है कि आपको यील्ड इसकी बहुत कम मिलेगी। तो कुछ प्रॉब्लम है इस मेथड के साथ। पहली प्रॉब्लम क्या है कि रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक होती है, तो ये रिएक्शन ईजिली टेक प्लेस नहीं करती। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा COOH ग्रुप होता है, इसकी
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी कम होती है। यानी कि जो नाइट्रोजन ग्रुप के लोन पेयर जब अटैक करते हैं कार्बन कार्बन पे, तो जो हमारा OH ग्रुप होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कार्बोक्सिल ग्रुप को एक्टिवेट कर देते हैं। कैसे एक्टिवेट करते हैं, इसको कन्वर्ट करके एसिड क्लोराइड में। यानी कि जब हमारा COH ग्रुप होगा उसको हम कन्वर्ट किस में कर देंगे, COCl में। OH के कंपैरिजन में जो हमारा Cl ग्रुप होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी और हमारी यील्ड भी बेटर मिलेगी। तो हमने एलानीन को कन्वर्ट किस में कर दिया, एलेनाइल क्लोराइड में। ग्लाइसिन के साथ रिएक्शन करवाई, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेंगे कार्बोनिल कार्बन पे, और आपका Cl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा एज HCl। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Li, ग्लाई का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये कंपाउंड हमने एक्टिवेट करके बनाया ये खुद के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और हमारा एला का फॉर्मेशन कर सकता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अमाइनो एसिड जो अमाइनो ग्रुप होता है अमाइनो एसिड का, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं इससे पहले कि हम कार्बोक्सिल ग्रुप को हम एक्टिवेट करें। प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारा जो अब प्रोटेक्ट करने के बाद अब हमारा NH2 ग्रुप इस पर अटैक खुद के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं पेप्टाइड सिंथेसिस में। तो पहली बात तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता क्या है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप वो ग्रुप होता है जो किसी भी रिएक्टिव ग्रुप को अनरिएक्टिव बना देता है और उसको एक अनवांटेड रिएक्शन जो कि हो सकती थी उसको होने नहीं देता। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होती हैं हमारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप को क्वालिफाई करने के लिए एक अच्छा प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये। उसकी फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसको हम इजीली इंट्रोड्यूस कर सकें। यानी कि जब उसको हम मतलब ऐड करते हैं हमारे अमीन ग्रुप पे, तो उस पर क्या होना चाहिए, वो इजीली रिएक्ट कर जाना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि हम उसके बाद जो उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद जो हम फर्दर रिएक्शन करेंगे उन रिएक्शन कंडीशंस में वो ग्रुप स्टेबल होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, लेट से कि 700 केल्विन पे हम रिएक्शन कर रहे हैं और उसके बाद प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी हमारी रिएक्शन कंडीशन होंगी उन रिएक्शन कंडीशंस पे वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके इसकी होनी चाहिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारा उसको हम इजीली रिमूव कर सकें, वो भी किस में, माइल्ड कंडीशंस पे। यानी कि उसको रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन यूज़ ना करनी पड़े, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या फिर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एजेंट को यूज़ ना करना पड़े, जिससे अगर हम हार्श कंडीशन पे यूज़ करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है जो हम फॉर्म कर रहे थे वो भी उससे हार्म हो सकता है। यानी कि उसके बाद और फिर लास्ट ये है कि उसको फर्दर जो रिएक्शन करते हैं हम उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद उनके बीच में ये इसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यानी कि हमने प्रोटेक्ट कर दिया अमीन ग्रुप को, अब वो फर्दर किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करें। ठीक है, तो हम पहले अमीनो एसिड के प्रोटेक्टिंग ग्रुप देख लेते हैं जो कि हमारे अमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पहला है हमारा बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप। इसका सिंबल IUPAC के अकॉर्डिंग होता है जेड, इसको हम जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, बेंजाइल ग्रुप होगा इसमें C6H5CH2, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसको हम इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, हम बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड के साथ। अब इसको ट्रीट कराते हैं हम अल्फा अमीनो एसिड के साथ। अब क्या करेगा, जो ये ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा आपके नाइट्रोजन के साथ, जो हमारे अल्फा अमीनो एसिड का जो एन टर्मिनल एंड है वहाँ पे ये अटैच हो जाएगा। इसको हम रिएक्शन होती है ये NOH के प्रेजेंस में 278 केल्विन पे और हमारा HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, हमारा बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल अमीनो एसिड। इसमें क्या होगा, अब ये देखो हम नाइट्रोजन के पास इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। अब ये वाला नाइट्रोजन हमारा इतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं रहा और ये फर्दर खुद के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा और हमारा दूसरे वाले उसके साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसको बनाते कैसे हैं बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड को, इसको हम प्रिपेयर करते हैं बेंजाइल अल्कोहल के साथ फोस्जीन गैस की रिएक्शन कराते हैं। जो हमारी फोस्जीन गैस होती है वो क्या होती है, हमारी पॉइजनस गैस होती है। तो
अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम, तो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बेंजाइल अल्कोहल में है वो अटैक करते हैं हमारे कार्बोनिल कार्बन पे, और हमारा क्या होता है कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल HCl नेगेटिव वहाँ से निकल जाता है और हमारा एज ए HCl बाहर निकल जाएगा। H आएगा आपका बेंजाइल अल्कोहल से और Cl आएगा हमारा फोस्जीन गैस से। तो टोल्विन की प्रेजेंस में क्या होगा, हमारा इसका बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये तो हुआ इसको हम लगाते कैसे हैं। अब हम देखेंगे इसको रिमूव अगर करना हो, फॉर एग्जांपल इसको हमने लगा दिया, उसके बाद हमने दूसरे अमीनो एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी। ठीक है, तो हमारे पास एक पेप्टाइड बन गया, उस पेप्टाइड पे क्या है, उसके एन टर्मिनल एंड पे ये ग्रुप लगा हुआ है। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ है हमारा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, यानी कि हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस केस में निकलेगा क्या, C6H5CH3, यानी कि हमारा एक टोल्विन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा अगर हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजन पैलेडियम। दूसरा हम रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, वो है हमारा HBr इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड हम यूज़ कर सकते हैं एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। इस केस में हमारा C6H5CH2Br बाहर निकलेगा। ठीक है, तो उसमें हम पहले फॉर्मेशन किसका होगा, ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल है क्योंकि इसमें NH ग्रुप से अटैच्ड है हमारा COOH ग्रुप। अब ये अनस्टेबल है तो यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और हमें हमारा डाईपेप्टाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा था फर्स्ट प्रोटेक्टिंग ग्रुप। इसके अलावा हम सेकंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ कर सकते हैं जो कि ज़्यादा फेमस भी है बोक के नाम से। इसका नाम क्या है, हमारा टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BOC, B कैपिटल OC स्मॉल। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला मॉलिक्यूल। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं हम हमारे अल्फ़ा अमीनो एसिड के साथ ट्राई इथाइल अमीन की प्रेजेंस में। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, हमारी ट्राई इथाइल अमीन की प्रेजेंस में। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल अमाइनो एसिड। तो इस ग्रुप में भी ये देखने वाली बात है कि नाइट्रोजन के पास काफ़ी बड़ा ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, और ये अब नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो साथ में हमारा साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, हमारा टर्शरी ब्यूटॉक्सी फॉर्मिक एसिड। तो हम बोक को इंट्रोड्यूस तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसको रिमूव करने के भी दो मेथड हैं। पहला हम यूज़ कर सकते हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, और इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। दोनों रिएक्शन कंडीशन में ये रिमूव हो जाएगा और हमें हमारा डाईपेप्टाइड मिल जाएगा, साथ में हमारा CH3 होल थ्राइस COH एंड साथ में हमारा CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हमारा टर्शरी अल्कोहल बना है और हमारे CO2 गैस एज ए साइड प्रोडक्ट इसमें निकलते हैं। तो ये तो बात थी हमारे अमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की। अगर हमें बाय चांस किसी रिएक्शन कंडीशन में हमारा C टर्मिनल एंड को यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अल्फ़ा अमीनो एसिड लेंगे, उसका हम या तो हम मिथाइल एस्टर बना लेंगे या इथाइल एस्टर बना लेंगे, या फिर हम उसका बेंजाइल एस्टर भी बना सकते हैं। एस्टर बनाना सिंपल है, हमारे पास क्या करेंगे, एसिड ऑलरेडी हमारे अल्फ़ा अमीनो एसिड में है, इसको हम अल्कोहल के साथ ट्रीट कराते हैं एसिडिक मीडियम में। तो हम CH3OH के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमें मिथाइल एस्टर मिल जाएगा। अगर हम CH3CH2OH के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें इथाइल एस्टर मिल जाएगा। और अगर हम C6H5CH2OH के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमें बेंजाइल एस्टर मिल जाएगा। इसका रिमूवल सिंपल है, या तो हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं बेसिक मीडियम में, या फिर हम इसको हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ ट्रीट करा देंगे तो भी हम ये हमारा एस्टर ग्रुप को क्लीव कर सकते हैं इजीली, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, हमारा बेंजाइल अल्कोहल। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक टिपिकल पेप्टाइड सिंथेसिस को करने के लिए हमारे कुछ मिनिमम 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें से हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, कि हमें अमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है। सेकंड स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड, जिस अमीनो एसिड का हमने एन टर्मिनल को प्रोटेक्ट किया था उसी के हम कार्बोक्सिल ग्रुप को एक्टिवेट करते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एसिड क्लोराइड। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और लास्ट स्टेप होता है हमारा रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं सिंथेसिस किसका, हम ग्लाइसाइल एलानिन का।
तो ये सिंथेसिस देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन। तो पहले हम इसको ट्रीट कराते हैं हमारे बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड के साथ, और हमें मिल जाता है एन बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्लाइसिन। अब क्या करना है हमें, इसी का जो हम एक्टिवेट करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप को किसके साथ ट्रीट करा के, SOCl2 के साथ ट्रीट करवाएंगे हम। हमारे COH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COCl में, जहाँ पे हमारा HCl एज ए साइड प्रोडक्ट एंड हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस एज ए साइड प्रोडक्ट हमारी निकल जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम थर्ड स्टेप होता है हमारा जो मेन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो हमने जो एन प्रोटेक्टेड एंड कार्बोक्सिल एक्टिवेटेड जो हमारा अमीनो एसिड है उसको हम ट्रीट कराते हैं दूसरे वाले के साथ। अब इसमें क्या हो सकता है, अब सिर्फ इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि सेकंड वाले अमीनो एसिड का एन टर्मिनल सिर्फ अटैक कर सकता है किस पे, इसके COCl पे, क्योंकि ये एक्टिवेट हो चुका है और इसमें रिएक्शन सबसे फास्ट जाएगी। तो वो खुद के साथ रिएक्शन ना करके इसके साथ पहले वाले के साथ रिएक्ट करना प्रेफर करता है, और HCl हमारा एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाता है और हमें मिल जाता है हमारा एन बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्लाइसाइल एलानिन। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, जो हम हाइड्रोजन पैलेडियम की प्रेजेंस में कर सकते हैं, और हमें क्या मिल जाएगा हमारा ग्लाइसाइल एलानिन यानी कि ग्लाइक एला। तो ये था हमारा मिनिमम 4 स्टेप किसी भी अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।